Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. जब न्याय के मंदिर में ही अशांति की ध्वनि उठ जाए तो संविधान पर विश्वास कैसे बरकरार रहे। आज इंसाफ के फैसले से ज्यादा वायरल होता है उसका नैरेटिव। जज के रिमार्क ट्रेंडिंग है और जनता के दिल में सवाल, क्या न्याय भी एक आइडियोलॉजी बन गया है। चलिए इस गहरी बात को समझते हैं और समझने के लिए जोड़ते हैं हम सीजन पॉलिटिशियन और थिंकर अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब के साथ। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। जब न्याय के मंदिर में अशांति की ध्वनि उठ जाए तो संविधान में कैसे श्रद्धा बनी रहे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं। आपका स्वागत है सर। आपको क्या लगता है, हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां जज के रिमार्क भी वायरल और पॉलिटिकल बन जाता है। कोर्ट में जो ऑब्जेक्ट फेंका गया तो मतलब ये गुस्सा धर्म का या सिस्टम पर आस्था की कमजोरी का था प्रतीक। पहली बात तो ये है कि उनका जो मकसद है कि वो एक स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हैं। तो आपको क्या इस इवेंट के बाद ऐसा लगता है कि सीजीआई के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन में एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए या कि फ्रीडम का पार्ट है ये सब? तो बार बेंच रिलेशन की मर्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए? ये सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। जब न्याय के मंदिर में अशांति की ध्वनि उठ जाए तो संविधान में कैसे श्रद्धा बनी रहे। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं। आपका स्वागत है सर। तो सर अखिलेंद्र जी, आपको क्या लगता है, हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां जज के रिमार्क भी वायरल और पॉलिटिकल बन जाता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस पर हमला हुआ है जी, मैं इसे एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखता हूँ। जो भी आप कह रहे थे जी, कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जी, अगर उसी के अंदर ही कोई बहुत बड़े इस तरह के डिस्टर्बेंस के केसेज आए विदाउट द प्रिंसिपल्स है, तो जाहिरा तौर पर ये एक बड़े संकट का ही द्योतक है। लार्जर कंटेक्स्ट जब मैं कह रहा हूँ तो देखिए, जब से मैं किसी नाम के लिए नाम नहीं ले रहा हूँ, आरएसएस ने और बीजेपी ने जी, भारतीय राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका बनाई है, तो उनका एक दो बड़ा टास्क है। एक वो हमारा जो सिविलाइजेशनल कल्चरल इथॉस था जी, जिसमें इंडिविजुअल्स की डिग्निटी थी और बहुत सारे विचारों को ले चलने की और उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता थी। दरअसल उसको एक नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और जो उनके इस पूरे थियराइजेशन और अभियान के पक्ष में नहीं है, उसके ऊपर इंटॉलरेंट ही नहीं है, फिजिकल हमले भी होते हैं। तो मतलब कोर्ट में जो ऑब्जेक्ट फेंका गया तो मतलब ये गुस्सा धर्म का या सिस्टम पर आस्था की कमजोरी का था प्रतीक। पहली बात तो ये है कि उनका जो मकसद है कि वो एक स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हैं। जैसे इंडियन स्क्रिप्ट है जिसमें हमारे सिविलाइजेशन की, हमारी कल्चरल बातों में, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है जी, ढेर सारी परंपराएं हैं, सबके साथ इंटरैक्शन है, इंडियन नेशन उससे क्रिएट हुआ। तो वह जो इन्होंने जिसको कहते हैं आमतौर पर हेट कैंपेन चलाना, इंटॉलरेंट होना, डिफरेंट साजिश देख रहे हैं इसमें? नहीं, साजिश की बात नहीं, ये इनका फिलोसफिकल आउटलुक है जी, तभी वो इस देश में अपना हेजिमोनी, अपनी आइडियोलॉजिकल हेजिमोनी को क्रिएट कर सके। अभी जो गवई साहब के ऊपर हमला हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ जो बहुत सारे मीडिया में लोग कह रहे हैं। मतलब इसमें दो बातें आ रही हैं, ये धर्म हाँ, वो आप बताएं, सिस्टम में बढ़ रही
आस्था की कमजोरी का प्रतीक था यह। मैं अभी वही पर कह रहा हूँ, जी ये जो गवाई साहब पर हमला हुआ है, जी वह गवाई साहब के हमले को मैं अपर और दलित केस के बतौर नहीं देखता, क्योंकि जिन्होंने हमला किया है जी अभी पूरा उनका प्रयास है कि मैं भी दलित हूँ, यह प्रमाणित करें। सवाल उसका नहीं, वो गवाई साहब के पर भी इंटॉलरेंट हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट और पूरी जुडिशरी के खिलाफ एक ये उनको सबसे बड़ा हर्डल लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम किसी तरह से डिफीट देंगे, लेकिन उनको सबसे बड़ा बैरियर सुप्रीम कोर्ट लग रहा है या हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स लग रहे हैं। कैसे इनको अपने कमांड में लिया जाए? तो देखिए, वो बहुत सारे जजेस को, चीफ जस्टिस को भी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, लोगों ने बताया है कि कैसे उनकी कमजोरियों का पता लगा करके कैसे उन्होंने अपने जजमेंट्स पास कराए हैं, जिसमें अयोध्या के बारे में भी लोग यही कहते हैं, और अयोध्या में भी जो जजमेंट हुआ उस हिसाब से हुआ। तो गवाई साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, दरअसल उस पूरे इंस्टीट्यूशन को ही ये लोग डेसिमेट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? जो ये कहें वही स्वीकार है। मतलब नैरेटिव ऑफ न्याय में इंटरेस्ट है, न्याय के बजाय लोग। हाँ, नहीं, उनका इंटरेस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। उनका इंटरेस्ट ये है कि साहब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि सनातन धर्म का जो अपमान किया है गवाई साहब, यह अनएक्सेप्टेबल है। तो मैं तो सबसे बड़ी बात, खुद कई बार अध्ययन किया, देखा कि भाई क्या सनातन का उन्होंने किया। भाई दो बातें गवाई साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ये विधि के दायरे में ये नहीं आता, ये इसमें कोई जुडिशियल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, कोई न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। ये पहली बात उन्होंने ये कहा। दूसरी बात कहा उन्होंने कि यह एक विश्वास का मामला है, फेथ का मामला है। उस विश्वास के प्रश्न को आप बेसिकली खुद हल कर सकते हैं अपनी आस्था से। जी, आप अपनी आस्था से हल करिए। ये हम जुडिशियल प्रोसेस से इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व नहीं कर सकते। आस्था से उनका कहने का मतलब है कि भाई वो तो एक सरकारी संस्थान के नियंत्रण में है, उनसे बात करिए, खुद आप लोग फंड कलेक्ट कीजिए और खुद जाके रिकंस्ट्रक्ट कराइए। तो इसमें कौन सा चीज है जो उन्होंने सनातन का अपमान किया? तो इसमें सवाल सर ये है ना कि जुडिशरी और जनता के बीच का जो भरोसा था, तो वो क्या सोशल मीडिया इसके बीच में एक दीवार बन गया है? सोशल मीडिया की वजह वो उससे नहीं। जी, मसला ये है कि इस देश में आप अगर कोई भिन्न विचार रखते हैं, चाहे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में, वो धर्म वो उसको वो दो टर्म है। एक वो देशद्रोही घोषित कर देते हैं और दूसरा वो अर्बन नक्सल के बतौर उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। उनके पूरा थिंक टैंक लगा हुआ है, इसीलिए तो उनके पूरा IIT सेल है, वो करेंगे। लेकिन मैं इस मुद्दे पे कह रहा हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा कि जो बीजेपी के मीडिया ब्रिगेड है, उसके कुप्रचार के बावजूद ब्रॉड मासेज ऑफ पीपुल ने जो CGI के ऊपर हमला किया उसको कंडेम किया और एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इसकी जरूरत है कि बताया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं से भी सनातन धर्म या रिलीजन के मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। कहा है कि आस्था का प्रश्न, कोई ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी नहीं, आप कोई ऐसी टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आस्था का प्रश्न है और उसी दायरे में इसे हल किया जाना चाहिए। तो आपको क्या इस इवेंट के बाद ऐसा लगता है कि CGI के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन में एक न्यू कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए, या कि फ्रीडम का पार्ट है ये सब? अरे भाई, अभी तक की हिस्ट्री, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी न्यू कंडक्ट करेंगे। मैंने कहने का मतलब आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं
कि जो उनका अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल माइंड है उसको आप कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ले आओ, माने आप उनसे सबमिट करा रहे हैं ना भाई। अभी तक हिस्ट्री में मैंने देखा है, सबरीमाला का केस हो, कोई भी केस हो, सुप्रीम कोर्ट अमूमन किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। और जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार के तहत वो अपना एक सेकुलर क्रेडेंशियल बनाए रखता है। इसलिए अब उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कह दीजिएगा। तो जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंट माइंड है उसको आप कल्चरल पॉलिटिकल सबसर्वियंस के लिए ले आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो बार बेंच रिलेशन की मर्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए? नहीं देखिए, जरूरी कदम तो मान लीजिए जो इस इंस्टीट्यूशन में है वो लोग अपने ढंग से लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक संवैधानिक, उन पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो सत्ता प्रतिष्ठान के मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हैं, उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। थोड़ी सी राहत में उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी गिरावटें आई हैं, परेशानियां हैं, बावजूद इसके अभी सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, इस पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ये जो वकील ने हरकत की है, क्या वो सिर्फ इंडिविजुअल था या समाज के एंगर भी इसके साथ था? देखिए, वो समाज या का साजिश थी? देखिए, पहली बात तो समाज का कोई एंगर नहीं है, ये एक खास पर्टिकुलर जिसको अमूमन लोकतांत्रिक भाषा में हिंदुत्व ब्रिगेड कहते हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से लेके जितने लोग हैं और इनका जो मीडिया है उसने एक कैंपेन चलाया कि उन्होंने सही किया है राकेश ने, क्योंकि हिंदुत्व पर और सनातन पर जो हमला हुआ है उसके विरुद्ध उन्होंने सही किया है। लेकिन मैंने ये देखा कि हिंदू मास हो या इंडियन सोसाइटी का बड़ा हिस्सा सीजीआई पर इस अटैक को कहा है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसी के अंडर प्रेशर में। अगर आप देखिए तो उनके प्रधानमंत्री भी हमारे देश के, उनको भी ये कहना पड़ा। हालांकि अभी तक लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का कोई बयान नहीं है, प्रधानमंत्री बोल दिए, एक गृह मंत्री है और उस घर के अंदर की बात है तो गृह मंत्री का तो गृह मंत्री का बहुत बड़ा काम था, लेकिन गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोले तो सब लोग समझ रहे हैं कि बहुभाषी हैं लोग, कहीं यहाँ कुछ बोलते हैं वहां कुछ बोलते हैं। लेकिन इनका एक पर्पज है कि इनका जो पूरा का पूरा सैद्धांतिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान और सोच है, उसको भारतवर्ष में अगर कोई चुनौती देगा तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, वो चाहे देशद्रोही के रूप में करें या उसका फिजिकल मॉब लिंचिंग में जाके उसको डेसिमेट कर दे, ये इनकी कोशिश। तो अभी क्या हम डेमोक्रेसी को एंगर बेस्ड एनर्जी के रूप में जी रहे हैं, जहां तर्क के बजाय तांडव है? हमारे पास हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग, कोई न तो पैरेलल कोई प्रैक्टिस है, न हमारे पास तो ये बात ये है कि सब गंभीर चुनौती आ गई है संसदीय राजनीति के लिए, इसमें दो राय नहीं। लेकिन संसदीय राजनीति में संसद की जितनी संस्थाएं हैं या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अब विकेंद्रीकरण से जिला पंचायत से लेके नगर पंचायत से लेके और विधानसभा और ये सब लेकर, इसने अपना एक बड़ा विस्तार कर दिया। खासतौर पर पंचायती एक्ट के बाद बहुत बड़ा ग्रामीण अंचल भी इस सिस्टम का पार्ट हो गया। तो पंचायती राज में इस पूरे सिस्टम का, माने संसदीय जनतंत्र के का पार्ट हमारे देश में इतनी संस्थाएं नीचे तक चली गई है, जिसका मैंने अभी पंचायत बात की है।
कि अब इससे परे आप जा करके कोई और संस्था बनाएंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है कि वो अभी संभव नहीं है। इससे बेहतर कुछ हो सकता है तो ये अभी थ्योरेटिकल लेवल पर ही हो सकता है। हमको इसी को रियल डेमोक्रेसी में तब्दील करना, जो वास्तविक जनतंत्र है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि भाई हम तो राजनीतिक स्वतंत्रता दे रहे हैं, लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो संविधान ने जो संविधान दिया है तो उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी आपके खतरे में आ जाएगी। तो सही बात वही है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा हो या उस समय के जितने बड़े सोच के लोग थे, उन सब लोगों ने इस खतरे को भापा था कि हम अगर धीरे धीरे अगर डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करके सोशल फील्ड में और कल्चरल फील्ड में और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं ले जाएंगे तो फिर हमारा ये राजनीतिक तंत्र चल नहीं पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ जो ये चल रहा है, एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक अभियान की जरूरत है। और आदमी को आज के दौर में जो लोग भी सांस्कृतिक काम कर रहे हैं या फिल्म जगत में काम कर रहे हैं, उनसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जो भी कुछ करें, लेकिन ये जो हमारे देश में लोकतंत्र के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा है, उससे बचने के लिए एक ऐसे राजनीतिक तंत्र के साथ खड़े हों जो वास्तव में राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में तब्दील करने की तरफ बढ़े। बहुत अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, क्या इंसाफ में आज अभी जो चला है कि हलाल और हराम के कोई माने हैं या सिर्फ सच और झूठी परम है? देखिए, अभी तो मैं इस तरह की टिप्पणी से गुजरा नहीं हूँ, आपसे सुन रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं। न्याय जो है, न्याय के सामने ही तो चुनौती पैदा कर रहे हैं कि इस तरह का न्याय अगर होगा तो हराम है, इस तरह का न्याय अगर होगा तो हलाल है। ये क्या है, उनके नई कोई ये शब्दावली लिए है, ये नई शब्दावली लिए है, हराम और हलाल ले आने का, न्याय ले आने का। तो वो बेसिकली इसी तरह से हर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसका मैंने बहुत फॉलो नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता। आप लोग इसको अच्छे समझते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बात वही है कि हमारे देश की जो राजनीतिक लोकतंत्र है, जो भी हमको थोड़ा बहुत अधिकार नागरिकों को मिले हैं, उसको खत्म करने के अभियान में लगे हैं। और उसी अभियान के तहत कहीं मास किलिंग होती है, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, कभी जुडिशरी में हमले होते हैं, यहाँ तक सीजीआई को जस्टिफाई किया, और उसके लिए पक्ष में, हमलावरों के पक्ष में सनातन की आड़ में एक जस्टिफिकेशन दे दिया जा रहा है। इस खतरे से लोग सचेत हो रहे हैं, इसीलिए इनके तमाम अभियान के बावजूद इनकी इस कार्यवाही को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। एक अच्छी बात है। आपका समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वो बातें की आपने और उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगी। धन्यवाद सर। न्याय के मंदिर में घंटी बजती है, पर आवाज में शोर भी है, और बीच में खो गया है भरोसा। अखिलेश जी ने याद दिलाया, सिर्फ सच और झूठ के बीच का सफर है ये। सोच लीजिए, अगर हम अपना नजरिया बदल दें तो शायद इंसाफ भी फिर से पवित्र लगने लगे। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।